नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बायो वाले सेक्शन में काम कर रहे थे और लेक्चर 4 तक आपका अपलोड हो चुका है और ये लेक्चर 5 अब आपका चलेगा, जो आपका यूनिट 1 और चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में काम कर रहे थे। तो आइए आगे काम करते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉटोनिम्स के बारे में। तो एक वर्ड है आपका टॉटोनिम्स, जिसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ये जब भी आप यूज करोगे तो आप एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए ही यूज करोगे। और इसमें खास बात क्या होती है कि जो जीनस और स्पीसीज हैं उनके नेम आपको सेम मिल जाएंगे। जैसे कि रेट का आपका जो नेम आएगा यहाँ पर देखिए, वो रेटस रेटस। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कैपिटल से लिखा है, इसका मतलब ये वाला जो रेटस है ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो स्मॉल लेटर से है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसी तरह से स्नेक का आ जाएगा साइंटिफिक नेम नाजा नाजा, गोरिल्ला का आ जाएगा गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीनस और स्पीसीज सेम नेम पकड़ रहे हैं, तो ऐसे को क्या बोलना है हमको, टॉटोनिम्स। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, एक बार बहुत पहले आपके मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ हॉर्स पूछ दिया था, तो उसका जवाब आप थोड़ा सा ये याद रख लेंगे, पेरिसोडैक्टाइला, ठीक है, ये याद रख लेंगे। तीसरी बात यहाँ पर हम एक और मेंशन करना चाहेंगे, है तो बहुत छोटी सी बात बट फिर भी क्या पता कभी आपको देखिए हेल्प हो जाए। फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन और आईसीजेडएन, है ना। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आप जब बारीकी से एनसीईआरटी के लाइन को देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि आईसीबीएन में इंटरनेशनल कोड फॉर लिखा हुआ मिलेगा, आपको ऑफ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। और फिर जब आप आईसीजेडएन पे लेकर जाएंगे तो वहां पर जेडन जूलॉजी वाले पोर्शन में आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आईसीबीएन का फुल फॉर्म अगर मान लो कभी क्वेश्चन में आ गया और ऑप्शन में आपको इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ऐसा दिया और वहीं पर एक ऑप्शन में ऐसा भी दे दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो मैं उस कंडीशन के लिए बोल रहा हूं कि उस कंडीशन में अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर करना है तो फिर आपको वहां पर फॉर लेके चलना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा बॉटनी वाले के केस में। और जूलॉजी वाले का केस में अगर दिया हुआ है तो वहां पे ऑफ लेके चलना पड़ेगा। बाकी अगर आप डिफरेंट बुक्स देखोगे या यहाँ देखोगे तो कहीं भी आपको ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी आपको फॉर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फिर ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही स्टिक होकर चलना है तो थोड़ा याद रखिएगा कि बोटानिकल वाले में आपका फॉर का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ से भी दिमाग में रखिएगा, बी के साथ आपको ये एफ वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इससे आप पकड़ सकते हैं। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर और आईसीजेडएन का हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको जहां तक हो सके ध्यान में रखिए, कभी अगर कुछ आपकी मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। तो कोई भी टेक्निक, प्रोसीजर या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से आप किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तो फिर वो कहलाएगा आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स। मतलब कोई भी टेक्निक हो, प्रोसीजर हो या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो आपकी हेल्प करे, दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। और इस केस में एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जो भी हम लोग को कलेक्शन करना है वो हम एक्चुअल स्पेसिमेन का करेंगे, चाहे वो प्लांट का है या फिर एनिमल का है। मतलब उसकी कोई फोटो शोटो इस्तेमाल नहीं करते। जो भी हमको कलेक्शन करना है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही उसको आपको कलेक्शन करना है, ओरिजिनल स्पेसिमेन का ही कलेक्शन करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है हर्बेरियम। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए हर्बेरियम क्या होता है ये। तो इट इज नथिंग बट ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका प्लांट स्पेसिमेन के लिए ही वैलिड होगा, प्लांट्स के लिए आप इसको करते हैं, जिसमें क्या करते हैं आप प्लांट्स को ड्राई करेंगे, सुखा करके प्रेस्ड करेंगे ताकि उसका जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सब वहां से हट जाए, नहीं तो फिर वो उसमें कोई और ऑर्गेनिज्म, फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह से वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें करते हैं, इसलिए उसको अच्छे से ड्राई करना है, प्रेस करना है और उसके बाद उसको प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में भी डाल करके रखना है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में कई जगह पर मतलब फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो उस तरह से उसको एक सीट में बंद करके रखना है। सीट जो होती है उसकी जो आपको साइज है वो वैसे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, एंड अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग भी है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आप ये याद रख सकते हैं 29/41। मतलब इसकी चौड़ाई हो जाएगी 29 सेंटीमीटर की और जो लेंथ होगा वो 41 सेंटीमीटर का। तो जो भी प्लांट का एक स्पेसिमेन है उसमें उसको आप अच्छी तरह से ड्राई करके प्रेस करके और इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। उसका सारा पार्ट अलग अलग आपको दिखना चाहिए वहाँ पे, है ना। पत्ते हो गए, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, सारा पार्ट वहाँ पे इस सीट में आप उसको लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे राइट कॉर्नर में नीचे की साइड में, ओके, बॉटम राइट में आपको कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जो आपने यहाँ पर स्पेसिमेन जो भी कलेक्ट किया है उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट कैरी ए लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ये लेवलिंग यहाँ पे करनी है आपको राइट बॉटम कॉर्नर। तो उसमें क्या क्या होता है तो आप देखेंगे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट में आपने इसको लिया है और किस जगह से लिया है, हैबिटेट वगैरह वो सब भी डालना होता है। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, फिर इसके इंग्लिश नेम क्या है, वहाँ के लोकल नेम क्या है और बोटेनिकल नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये स्पेसिमेन उसे भी लिखना है आपको। और किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर्स नेम ईटीसी, है ना। हैबिटेट वगैरह में भी हैबिटेट वगैरह भी आपका आ जाता है, किस मौसम में ये फिर होता है ना, ये सारी चीज़ें। और ये जो है आप समझ सकते हैं कि जो हर्बेरियम होता है दे सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम, है ना। तो अगर आपसे क्विक रेफरल सिस्टम के बारे में भी बात करता है तो हम लोग हर्बेरियम का ही वहाँ पे नाम लेते हैं। तो एक बार ये एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन, ये नीट में आपका क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि इनमें से क्या, इन ऑप्शंस में से क्या जो है वो आप यहाँ पे लेवल में मेंशन नहीं करते हो। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सब तो मेंशन करते ही हैं, तो जो जवाब है उसमें आएगा एक, तो वो लेंथ या हाइट को लेकर के था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एक्चुअल प्लांट है उसकी आप ना तो लेंथ के बारे में बात करते हो ना तो उसकी हाइट की बात करते हो। तो लेंथ या हाइट अगर ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा कि ये लेवलिंग में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी प्लांट है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो आपने जो भी स्पेसिमेन लिया है जस्ट एक, इससे आपके एक्चुअल लेंथ या हाइट का पता नहीं चलता है, ठीक है ना, उस स्पेसिस का, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकल ऐड में बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं गार्डन है तो यहाँ पर सिर्फ लिविंग प्लांट्स की बात होती है। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पर आपको लिविंग प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो कराया जाता है और उनको लेवलिंग कर दी जाती है जिससे उसका आप आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर पाओ। तो प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली ऑफ कोर्स। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो आपको सबसे बड़ा है वो है द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, और जिसका ये एक्चुअली में पुराना नाम है जो हावड़ा में स्थित है, और एनसीईआरटी में भी यही नाम दिया हुआ है द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। लेकिन अब उसका नया नाम वैसे हो चुका है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। और ये गार्डन जो है ये किस लिए फेमस है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसमें जो फेमस है वो है वहाँ का एक ग्रेट बेनियन ट्री बरगद का पेड़, जिसका आपका साइंटिफिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंगालेनिसिस, फाइकस बेंगालनीसिस। और ये क्या खासियत क्या है इसकी, 250 साल पुराना है, ये 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और 2800 मतलब 2800 से भी ज़्यादा इसके प्रॉप रूट्स हैं। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो एक्चुअल ट्रंक था वो इन्फेक्टेड हो चुका था, सो हटा दिया गया है। सो जो ट्री है वो सरवाइव कर रहा है अपने प्रॉप रूट पर ही, और ये फैला हुआ है लगभग 14,500 स्क्वायर मीटर में, जो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में एक कंप्लीट फॉरेस्ट जैसा आपको वहाँ पे अपीयरेंस दिखाई देता है। तो इस ग्रेट बेनियन ट्री की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में स्थित है, ठीक है। पहले कोलकाता के रूप में भी, कोलकाता के नाम से भी जाना जा रहा था। दूसरा हमारा है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है, ओके।
अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो फिर आइए देखते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बोटानिकल गार्डन की बात करें तो है, ये सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है रॉयल बोटानिकल गार्डन, ठीक है, जो एक्चुअली में क्यू में स्थित है, जो इंग्लैंड में आपको स्थित है। तो इंग्लैंड में है और क्यू प्लेस पर है, नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेराइटी के स्पेसिमेन आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड है आपका म्यूजियम। ओके, तो यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में जैसा कि आपने देखा कि जो लिविंग प्लांट्स हैं वो सब रहते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होंगे आपको डेड ही मिलेंगे, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, वो फॉर स्टडी रेफरेंस, और वो ड्राई स्टेट में होंगे, ठीक है। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। प्रिजर्वेटिव में जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन होते हैं, ये सब हो सकते हैं। जो इंसेक्ट्स होंगे उसको प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में, लेकिन उसको पहले आप कलेक्ट करो, फिर उसको अगर आपने जिंदा पकड़ा हुआ है तो उसको पहले मारना पड़ेगा, उसको किल करो और फिर उसको पिन लगा करके उस बॉक्स में आप रख सकते हो, और कुछ ये सब फॉर्मेलिन वगैरह उस पर स्प्रे कर सकते हैं जिससे वो खराब ना हो। लार्जर एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें बर्ड्स भी होते हैं और बहुत सारे मैमेलियंस भी होते हैं। तो ये सब जो होते हैं इनके अंदर के सामान को, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको बाहर निकाल करके और उसमें स्टफिंग की जाती है, जैसे कोई ऐसा मटेरियल जो लंबे समय तक खराब ना हो, तो उसमें स्टफिंग करके और उस कुछ प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल करके और फिर वहाँ पर रखा जाता है। और उनको बड़े बड़े बॉक्सेस में भी बंद कर दिए जाते हैं, और बॉक्सेस में भी आप फिनाइल वगैरह और ऐसी ऐसी प्रिजर्वेटिव चीज़ें रखते हो जिससे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीज़ों को डिकम्पोज ना कर दे। और म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन्स। तो आपको कई जगह यहाँ पर जो एनिमल्स के स्केल्टन्स या उसके जो फॉसिल्स जो भी अवशेष मिले होते हैं, तो वो सब का भी कलेक्शन हम लोग को कहाँ मिलता है, म्यूजियम में। तो म्यूजियम में कोई भी लाइव स्पीसीज आपको नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी सारी डेड स्पीसीज ही मिलेगी, और वो प्लांट के भी हो सकते हैं, हालांकि प्लांट के कम होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स के ही होते हैं। लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उसमें स्टफिंग की हुई होती है, और ध्यान रखिएगा इंसेक्ट को कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग करके रखा जाता है, ठीक है। म्यूजियम के बाद जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो है आपका जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम जू के नाम से भी जानते हैं। और जैसे आपको अभी बताया कि म्यूजियम में सारे डेड स्पीसीज होंगे, लेकिन यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में सारे अलाइव होंगे, ठीक है। तो दीज आर द इनक्लोज्ड प्लेसेस, जैसे जानते हैं आप पूरी तरह से घिरा हुआ होता है वो, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उसको हम लोग रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, है ना। उसकी क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, क्या बिहेवियर है उसका, तो ये सबको हमें सीखने में मदद मिलती है। दे आर प्रोवाइडेड द सिमिलर कंडीशंस एज देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जैसा उसको जंगल में उसको चाहिए होता है, तो वैसा ही कंडीशन प्रोवाइड करने का यहाँ पर पूरा इंतजाम किया हुआ होता है, ठीक है। तो जिससे हमें उनके फूड क्या खाते हैं, फूड हैबिट्स क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है, इनके बारे में अच्छे से पता चल सके, प्लस और उनका प्रिजर्वेशन हो सके। जैसे कई सारी जो एनिमल की स्पीसीज है वो काफ़ी सारी विलुप्त हो गई है और कई सारे विलुप्त होने के कगार पर है, तो उनको एक प्रोटेक्शन भी चाहिए ड्यू टू पोचिंग, और ये जो हंटिंग ये सब हो जाती है, तो उनसे भी बचाने के लिए हम लोग उनको जूलॉजिकल पार्क में ले आते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी का ऐड है आपका की क्या होती है, तो इट इज ए सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट इट हेल्प्स अस टू रीच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब मान लो हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और हमें नहीं पता कि ये किस फैमिली का है, या फिर किस जीनस का है, या किस स्पीसीज का है, किस ऑर्डर का है ना, और हमें इसका कोई पता नहीं है। तो की क्या करता है, ये कुछ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपको उस ऑर्गेनिज्म की जो भी फैमिली, जीनस या जो भी आप जानना चाहते हो उसको जानने में आपको मदद कर देगा। और साथ ही मैं ये भी बता दूं
कि कोई भी टैक्सॉन का जो आपको पता लगाना है इस कीज के थ्रू, तो उनके लिए अलग अलग कीज का इस्तेमाल किया जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. दैट इज देयर विल बी contrasting characters generally in a pair and they are called couplet. ओके, दो स्टेटमेंट आपको होगा और दोनों कंट्रास्टिंग होंगे. ठीक है, एक चुनोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरह का होगा. या फिर एक का जवाब हाँ होगा तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा. तो कॉपलेट दूसरे का सॉरी एक का जवाब हाँ होगा तो ऑफ कोर्स रिजेक्ट होने का मतलब दूसरे का जवाब नहीं हो जाएगा, और जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाएंगे. तो वो जो दो स्टेटमेंट आपको एक साथ आते हैं वो कहलाते हैं कपलेट, और उनमें से अगर आप एक स्टेटमेंट को बोलोगे कि वो क्या कहलाता है सिंगल स्टेटमेंट, तो दैट इज नोन एज लीड. ओके, लीड. और ये एक लाइन थोड़ा याद रखिएगा, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. ठीक है, कीज आर एनालिटिकल मतलब आप इसको एनालाइज करते हो, एनालाइज करके आप ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हो. ठीक है, तो आइए आपको एक एग्जांपल से इसको जरा कीज को समझते हैं. तो आइए कीज को हम इस एग्जांपल के थ्रू एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट अस सपोज दैट वी हैव एन ऑर्गेनिज्म एंड वी वांट टू नो इट्स किंगडम. ठीक है, जो कि एक टैक्सॉन हो गया. तो हम जानना, हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और हम इसके किंगडम टैक्सॉन को पता लगाना चाहते हैं. तो जैसे इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे 4 कपलेट का इस्तेमाल किया है और सब में क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होंगे, जिसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. फिर एक का जवाब हाँ आएगा तो दूसरे का अपने आप ना आ जाएगा. देखिए, अब जैसे जो भी हमें ऑर्गेनिज्म मिला, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वो सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है. तो वो होगा तो कोई एक ही, या तो वो सिंगल सेल होगा या तो वो एक से ज्यादा सेल का होगा, मल्टी सेलुलर होगा. तो अगर वो सिंगल सेल का हुआ तो हमने यहाँ पर क्या की में दिया हुआ है, कहता है फिर आप कॉपलेट 2 पे जाओ. अगर सिंगल सेल है तो कॉपलेट 2 पे जाना है, और अगर मल्टी सेलुलर हुआ तो कॉपलेट 3 पर जाना है. तो मान के चलिए एक केस लेते हैं हम लोग कि मान के चलिए वो सिंगल सेल्ड हुआ. तो सिंगल सेल्ड हुआ तो हम कॉपलेट 2 पे जाएंगे, कॉपलेट 2 पे आ गए. कॉपलेट 2 में फिर हमें 2 स्टेटमेंट मिलेंगे. हम क्या चेक कर रहे हैं, न्यूक्लियस है या नहीं. ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है. तो अगर उसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अगर वो 1 सेल का है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके, तो वो निश्चित रूप से उसका क्या हो जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, प्रोटिस्टा, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो आपके कहलाते हैं यूकैरियोट्स, और वही सब हो गए आपको यहाँ पे प्रोटिस्टा में आ जाएंगे. ठीक है, और अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तब फिर वो बैक्टीरिया हो जाएंगे जो प्रोकैरियोट कहलाते हैं, और वो मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं. तो अगर आपके उसके क्या है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मोनेरा. ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सिंगल सेल का मिला, कॉपलेट 2 पे गए, 2 पे देखना है बस, सिर्फ एक ही चीज देखना है, न्यूक्लियस है या नहीं. न्यूक्लियस अगर है तो प्रोटिस्टा, नहीं है तो मोनेरा. पहुंच गए, हो गया, बात खत्म. लेकिन चलिए दूसरा केस उठाते हैं. हमें सिंगल जो ऑर्गेनिज्म मिला, अगर वो सिंगल सेल नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है. तो अगर वो मल्टी सेलुलर है तो हमें जाना है कॉपलेट 3 पर. तब 2 पे नहीं जाना है, कॉपलेट 3 पे जाना है. 3 पे आ गए. अब 3 पे मल्टी सेलुलर है, ये पता चला कि मल्टी सेलुलर है, तो अब हम उसको देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बनाता है क्या, तो अपना भोजन वो खुद अगर बना लेता है तो फिर वो प्लांटी हो गया, है ना. और अगर अपना भोजन नहीं बना पाता है, ऑटोट्रॉफ पर वो निर्भर है, हेटरोट्रॉफिक है, तो फिर हमें नेक्स्ट कॉपलेट की जरूरत पड़ेगी. हम चले जाएंगे कॉपलेट 4 पे. कॉपलेट 4 पे आ गए, और फिर हम चेक करेंगे कि वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल, मतलब वो चल फिर सकता है या फिर नहीं चल सकता है. तो अगर वो चल फिर सकता है तो फिर निश्चित रूप से एनिमिलिया होगा, नहीं चल सकता है तो फिर फंजाई होगा. तो हेटरोटॉपिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और नॉन मोटाइल भी है, तो क्या होगा आंसर, फंजाई हो गया. तो इस तरह से कीज जो है आपको इन कॉपलेट्स की मदद से आपके जो भी ऑर्गेनिज्म का आपको पता चला है या उसका पता लगाना है, तो उसके बारे में आप पहुंच सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन्स जो भी आपने पढ़ा था, KPCO FGS वाली सारी की सारी सब सारे टैक्सॉन्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म में आपको कॉपलेट दिखाई देंगे, और आप उनकी मदद से ऑर्गेनिज्म को उसके सही रैंक में ले जाके प्लेस कर सकते हो. एक और एग्जांपल से देखिए. तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग यहाँ देखते हैं. ऐसे मान लीजिए हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और हम उसके स्पीसीज तक पहुंचना चाहते हैं. तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं. तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का हम चेक कर रहे हैं कि उसके पास ड्राई स्किन है या फिर वेट स्किन है ना. ड्राई स्किन है या फिर भीगा हुआ स्किन है. तो अगर उसका ड्राई स्किन है तो आपको कॉपलेट 2 पे जाना है. अगर वेट स्किन है तो वो कोई सेलेमेंडर होगा, जैसे मेढक वगैरह सब होता है, उस सबका स्किन आप छुएंगे तो आपको वेट ही दिखाई देगा. ठीक है, नॉर्मली एम्फीबियंस इस कैटेगरी में आते हैं.
तो वेट स्किन है तो चलिए वही डिसाइड हो गया। नहीं ड्राई मिला तो ड्राई मिला तो फिर हम चेक करते हैं उसके स्किन पर हेयर है या फिर नहीं है। ओके, हेयर है कि नहीं है। अगर हेयर है तो फिर हमें कॉपलेट 3 पे जाना पड़ेगा, और अगर हेयर नहीं है तो फिर वो लिजार्ड जैसी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि लिजार्ड वगैरह को देखोगे तो उसके स्किन पे हेयर नहीं होती है। अगर आप आ गए कॉपलेट 3 पर, मतलब हेयर मिला आपको, है ना, मतलब ड्राई स्किन मिला, उसके उसके पास हेयर भी मिला, और अब हम चेक कर रहे हैं कि उसके पास अपोजेबल थंब है कि नहीं। अपोजेबल थंब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास ये हाथ हो गया तो हम लोग के पास जैसे अपोजेबल थंब है, जैसे अंगूठा से आप सभी उंगलियों को आसानी से छू सकते हो। अगर आप छू सकते हो तो हम कहेंगे कि आपके पास अपोजेबल थंब है। और जो नहीं छू सकते जो एनिमल, तो कहेंगे उनके पास अपोजिबल थंब नहीं है। जैसे बाघ वगैरह को देखिए तो उन लोगों का उंगली जो आपका होगा वो सीधा ऐसे होगा, वो अपने अंगूठे से बाकी सारे उंगलियों को नहीं छू सकता है ना। हम लोग का अपोजिबल है इस तरह से, तो आसानी से छू सकते हैं। तो गोरिल्ला भी छू सकता है, इंसान भी छू सकता है। तो अगर अपोजिबल थंब है तो हम एक और कपलेट यहाँ पे यूज करेंगे, गो टू 4। और अगर अपोजिबल थंब नहीं है तो वही बाघ, शेर, इस चीता, इस तरह का कोई हो जाएगा, वहां पे टाइगर हो सकता है। और अगर आपका आ गया कि हाँ भाई अपोजिबल थंब भी मौजूद है, तो अभी भी ह्यूमन नहीं कर सकता, क्योंकि गोरिल्ला भी छू लेता है। तो फिर देखते हैं कि वो 2 पैर से चलता है कि 4 पैर से चलता है। तो मनुष्य जो है वही 2 पैर से चलता है, गोरिल्ला अभी भी 4 पैर से चलता है। तो वो अगर बायपेडल है तो ह्यूमन हो गया, और नॉट बायपेडल तो फिर गोरिल्ला हो गया। तो इस तरह से की क्या करता है, आपको ऑर्गेनिज्म को उसके अपने रैंक तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल ऐड के अंतर्गत आता है। अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स आर एज फॉलोज। तो कुछ और भी टैक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात करते हैं, जिसमें आते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, है ना। तो एक बार जल्दी जल्दी देखें इनको। फ्लोरा क्या होते हैं, तो ये किसी गिवन एरिया में जो भी प्लांट्स वगैरह हैं आपको उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट किए हुए होता है। मतलब कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से पौधे आपको पाए जा रहे हैं, वहाँ पे उनका क्या हैबिटेट है और क्या उनका सारा नेचर है, तो उसके बारे में आप जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे वो फ्लोरा के अंडर में आता है। ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो उस एरिया में कौन कौन से प्लांट है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ होता है उस फ्लोरा में। और उसी तरह से एक और रिलेटेड वर्ड है फौना, है ना। फ्लोरा एंड फौना रिलेटेड वर्ड। जैसे फ्लोरा में आप प्लांट स्पीसीज के बारे में डिटेल किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, तो उसी तरह से फौना का मतलब हो गया कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट किया हुआ रहेगा, तो उसको बोलते हैं फौना। ठीक है। मैनुअल भी उसी तरह से गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के लिए आपको किसी एरिया में फाउंड इन एन एरिया, तो किसी एरिया में कौन कौन से स्पीसीज आपको मिल रहे हैं उसकी पहचान आपको मैनुअल से हो जाती है। मोनोग्राफ्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए मैंने डबल स्टार भी लगाया, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के लिए आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, कहाँ से, तो मोनोग्राफ से। तो कभी भी किसी एक टैक्सॉन की स्टडी के लिए अगर पूछता है किसको यूज करते हैं, तो जवाब आएगा मोनोग्राफ। ओके, तो दिस इज लाइक ए बुक, ओके, लाइक ए बुक हैविंग कंपाइल्ड कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन फॉर वन टैक्सॉन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका वन टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। कैटलॉग भी उसी तरह से, तो ये एक्चुअली में लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे म्यूजियम में अगर आप जाते हैं तो म्यूजियम में क्या क्या सब मौजूद है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। ये लिस्ट किसी बुक का हो सकता है, ऑथर का हो सकता है, एडिशन डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा, ये कैटलॉग में खास बात। ओके, द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टैक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन। मतलब टैक्सोनॉमिस्ट भी यूज करते हैं किसको, थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, मोनोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनुअल और मोनोग्राफ की सहायता से वो भी सारे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो टैक्सोनॉमिस्ट जो है मैनुअल और मोनोग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो
ऑन एन एवरेज आपका जो लिविंग वर्ल्ड में है आपका इतना ही पढ़ने के लिए है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अब आप इसको अच्छे से वीडियो को 2-3 बार, जैसा कि देख सकते हैं इसमें कुछ खास था नहीं समझने के लिए, सीधे इन्फॉर्मेटिव आपको लेक्चर था। तो आप इसको 2-3 बार आराम से देख लीजिए और एक आध बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी मार लीजिएगा, है ना। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, आप चाहते हैं कि वीडियो इसी तरह से अपलोड होता रहे, तो चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, है ना। और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। और बायोलॉजी का हम लोग ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब हम बायोलॉजी का नया टॉपिक जब शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स वो चैप्टर 2 होगा क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो वो उसके लिए भी हम लोग देखिए जल्दी वापस आएंगे। और तब तक हम लोग अब फिजिक्स के कुछ पार्ट्स को या फिर केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को भी शुरू कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।